Hello, everyone, and good morning. My name is Vivek Sharma, and today we will be discussing four major articles. The first article will be about caste census. Second article, we will be discussing about digital access. Third article, National Security Advisory Board. And last में we will be discussing about hydrogen. आइए एक एक करके इन सभी आर्टिकल्स को समझते हैं। अभी यूनियन कैबिनेट जो मिनिस्टर हैं अश्विनी जी, इन्होंने ये कंफर्म किया कि गवर्नमेंट डिसाइड कर रही है कि हम कास्ट सेंसस को कंडक्ट करवाएंगे। अब भारत में जो पहला कास्ट सेंसस हुआ था वो 1931 में हुआ था। इंडिपेंडेंस के बाद आप ये मान के चलो कि कास्ट एससी एसटी रिकॉर्ड की गई थी, बहुत ज़्यादा कास्ट सेंसस के ऊपर फोकस नहीं था। बट 2011 में गवर्नमेंट ने एक बार फिर से सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस को कंडक्ट करवाया। अब जो नॉर्मल सेंसस है 2021 में डिले हो गए एंड 2022 में बिहार के अंदर आपका एक और कास्ट सेंसस कंडक्ट किया जाता है। एंड अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ये कह रही है कि हम भी अब कास्ट सेंसस कंडक्ट करवाएंगे। तो कास्ट सेंसस होता क्या है? कास्ट सेंसस एक ऐसा आपका सेंसस है जिसमें कास्ट को रिकॉर्ड किया जाता है, मतलब सभी तरह की एससी एसटी, सिर्फ ये एक ब्रॉड क्लासिफिकेशन नहीं, उससे नीचे भी जो आपको सब कास्ट या कैटेगरीज देखने को मिल रही हैं, आप उनको भी यहां पर रिकॉर्ड करते हैं। यानी एक कॉम्प्रिहेंसिव डाटा है जो ओबीसीज और अदर अनलिस्टेड कास्ट को आपको समझने में हेल्प करता है। अब जब ये सर्वे कंडक्ट किए जाते हैं तो इसमें एक स्टैट्यूटरी बैकिंग को यूज किया जाता है, जो कि सेंसस एक्ट है आपका 1948 का। एंड ये रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ये इसको सैंक्शन करते हैं। अब इसके क्या बेनिफिट निकल के आएंगे? तो कहीं ना कहीं ये आपके जो गवर्नमेंट स्कीम्स हैं उनके अंदर ट्रांसपेरेंसी लाएगी, अकाउंटेबिलिटी लाएगी। जैसे लेट्स से हम प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की बात करते हैं। अब इस योजना में जो 12 करोड़ फैमिलीज को लाभ मिल रहा है, बेनिफिट मिल रहा है, वो मिल रहा है सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस 2011 के मुकाबले में। अब यहां पर लेट्स से कुछ डिस्क्रिपेंसी देखने को मिल रही है, तो उस चीज को ठीक करने के लिए आपको ये हेल्प कर सकता है, यानी ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी को ये इंप्रूव करेगा। अब अगर मुझे पता होगा कि लोगों का स्टेटस क्या चल रहा है, सोशल स्टेटस, अकॉर्डिंगली मेरी वेलफेयर पॉलिसीज और ज्यादा टारगेटेड हो सकती है। एंड एक्यूरेट डाटा के मुकाबले में मतलब मिलने से मैं कहीं ना कहीं उसकी इंप्लीमेंटेशन को और बेटर कर पाऊंगा। अब यहाँ पर ये इंपावर करता है स्टेट गवर्नमेंट को भी कहीं ना कहीं अपनी प्लानिंग के अंदर। एंड अगर आप देखें तो रिजर्वेशन भी यहां पर आप करेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज जो अंडर रिप्रेजेंटेशन आपको देखने को मिल रही है कुछ कैटेगरीज की या कुछ कास्ट की, आपको उसको ठीक कर रहे हैं। एंड मोर ओवर गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर लोगों को इससे बेनिफिट हो सकता है, क्योंकि कोटा विद इन कोटा को हम प्रमोट कर सकते हैं, रेशनलाइजेशन कर सकते हैं कास्ट, सब कास्ट की भी। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने अपने रिसेंट उसमें भी कहा था, लाइक आपके एक जजमेंट में। अब इससे कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं। अब देखो, कास्ट के बारे में जब लोग बहुत ज़्यादा जागरूक होने लगते हैं तो कहीं ना कहीं सोशल डिवीजन सोसाइटी के अंदर बढ़ेगी एंड कास्ट की जो आइडेंटिटी है वो और ज़्यादा इंटेंसिफाई होगी। तो एक तरह से सोशल अनरेस्ट आपका प्रमोट हो सकता है। दूसरा, वोट बैंक पॉलिटिक्स कहीं ना कहीं एक बड़ी इशू रहती है इंडिया के अंदर, वो एक प्रॉब्लम बनेगी। फिर इतने बड़े सेंसस को कंडक्ट करवाना, ये अपने आप में कहीं ना कहीं एक लॉजिस्टिक का एक हमारे सामने बड़ा चैलेंज लेके आएगा। देन यहां पर आप ये मान के चलो कि लिटिगेशन की वजह से भी आपको कुछ प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकते हैं कि भाई, लाइक क्लासिफिकेशन जब होगी, लिमिट्स ऑफर की जाएंगी रिजर्वेशन में, तो उस वजह से लिटिगेशन भी आपकी कहीं ना कहीं इंक्रीज हो सकती है। तो वैसे अगर मेथड आप क्लियरली डिफाइन करें, उसको कोडिफाई कर दें एंड एक आप थर्ड पार्टी ऑडिट या ओवरसाइट इसमें मेंटेन रखें, प्रॉपर आप यहां पे डाटा को पब्लिक रिलीज करें, तो यहां पर आप आने वाले समय में इस डाटा को इफेक्टिवली यूज कर पाएंगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट डिजिटल एक्सेस के बारे में बात करते हैं। अब देखिए, यहां पर ये पूरा केस किस बारे में? पूरा केस है एक पिटिशनर के बारे में जो कि एसिड अटैक सर्वाइवर है, और इनको एसिड अटैक के कारण जो विजिबिलिटी है उसके ऊपर इनके असर पड़ा। तो कहते कि भाई, मेरे लिए डिजिटल केवाईसी को कंप्लीट कर पाना बहुत मुश्किल हो गया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि भाई देखो, इंक्लूसिव एंड मीनिंगफुल डिजिटल एक्सेस, ये आपका ई गवर्नेंस एंड किसी भी वेलफेयर डिलीवरी स्कीम के लिए
ये अगर आप कंपलसरी कर रहे हो तो ये फंडामेंटल राइट का पार्ट है कि गवर्नमेंट इंश्योर करे कि पर्सन के पास आप कहीं ना कहीं डिजिटल एक्सेस को सिक्योर करें। अब डिजिटल एक्सेस और फंडामेंटल राइट किस आर्टिकल के अंदर इंटरप्रेट किया गया? देखो आर्टिकल 21 एवर इवॉल्विंग आपका एक कॉन्सेप्ट है और यहां पर आप ये मान के चलो कि जो राइट टू डिजिटल एक्सेस की बात करें, ये लोग क्या कर रहे हैं, ये आप मान के चलो कि यहां पर आप मान के चलो कि ये आपका आर्टिकल 21 का ही पार्ट है जहां पर हम राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की बात करते हैं। अब देखो एक पर्सन कैसे अपनी लाइफ को डिग्निफाई फॉर्म में डिग्निटी के साथ जी सकता है जब वो एक तरह से गवर्नमेंट स्कीम्स और जो उसको बेनिफिट मिल रहे हैं उसको ठीक से एक्सेस ही नहीं कर पाएगा। तो यहां पर आप मान के चलो कि जो अंडर प्रिविलेज लोग हैं, जैसे खासकर जो मार्जिनलाइज्ड हैं या डिसेबल्ड है या अंडर प्रिविलेज्ड हैं, हम ये चाहते हैं कि अगर उनका सही में सोशल इंक्लूजन को आपको प्रमोट करना है तो डिजिटल इकोसिस्टम में भी उनकी जो कंसर्न्स है आप उनको ध्यान में रखो। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप लेट्स से एक पर्सन है, ये एक ट्राइब से बिलोंग करता है और उस ट्राइब में किसी को भी इंग्लिश नहीं आती है। अब लेट्स से गवर्नमेंट ने जो वेलफेयर स्कीम स्टार्ट की है, इस वेलफेयर स्कीम का जो बेनिफिट है वो आपको एक वेबसाइट से मिल सकता है। अब इस वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए से इंग्लिश आनी चाहिए। अब नहीं आएगी तो उससे कैसे ये उस वेबसाइट को एक्सेस कर सकता है, चला सकता है? तो ये किसी के ऊपर डिपेंडेंट होगा तो इसकी डिग्निटी इससे हर्ट हो सकती है। तो यहां पर हमें कहीं ना कहीं इंक्लूसिव इकोसिस्टम को प्रमोट करना चाहिए एंड सब्सटेंटिव इक्वालिटी को प्रमोट करना चाहिए, जहां पर इक्वालिटी सिर्फ नाम की ना हो, हम ये इंश्योर करें कि इक्वल एक्सेस हम कैसे ग्रांट कर सकते हैं लोगों को। वैसे आर्टिकल 21 बहुत ब्रॉड है जिसमें राइट टू शेल्टर, राइट टू प्रिवेसी, राइट टू हेल्थ, राइट टू डिग्निटी, डिजिटल राइट टू डिजिटल एक्सेस और अब राइट टू क्लीन इन्वायरमेंट भी आपका आता है। तो ये चीजें हैं जो आपको इस आर्टिकल में ध्यान में रखनी है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट आर्टिकल दैट इज एक्स रॉ चीफ जो है इनको अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने एक नई एजेंसी बनाई है दैट इज नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड। इसके चेयरमैन बनाया आलोक जोशी जी को। अब प्राइम मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर के नीचे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर आते हैं एंड नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरीट आती है। अब इसके साथ में यहां पर इन दोनों के नीचे एक आपका नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड बना दिया। अब इनको काम क्या दिया गया, जैसे मान लीजिए इंटरनल सिक्योरिटी, बॉर्डर स्ट्रेटजी, नेबरहुड डिप्लोमेसी, मरीन टाइम एंड स्पेस सिक्योरिटी एंड टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, डिफेंस को लेके वो सभी एरियाज ये हैंडल करेंगे। मोर ओवर इनके फंक्शनल एरिया में जैसे बॉर्डर मैनेजमेंट, डिफेंस प्रिपेयरनेस एंड काउंटर टेररिज्म भी आएगा, माइन टाइम सिक्योरिटी एंड इंडिया के ऊपर क्या इम्पैक्ट हो सकता है, इंटरनेशनल जो कंसर्न्स चल रहे हैं उसका, वो भी ये अपने ध्यान में रखेंगे। तो एक तरह से ये इनका प्राइमरी फंक्शन क्या है कि ये एडवाइस करेंगे गवर्नमेंट को अबाउट सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी पे एंड कहीं ना कहीं ये रिकमेंडेशन देंगे, सोल्यूशन देंगे, अपनी पॉलिसी इनपुट देंगे जिससे हम अपनी नई पॉलिसीज को डिजाइन कर सकें अबाउट सिक्योरिटी। देन यहाँ पर नॉन गवर्नमेंटल, नॉन ब्यूरोक्रेटिक एनालिसिस रहते हैं, तो कहीं ना कहीं आप ये मान के चलो कि एक डाइवर्स पर्सपेक्टिव गवर्नमेंट के अंदर हम इनकलकेट करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। एंड इसके साथ साथ जैसे नए एरियाज, जो नए टेक्नोलॉजी की ग्रोथ के साथ एरिया जो कहीं ना कहीं हमारी पॉलिसीज में अभी तक निगलेक्टेड है, हम उन एरियाज के ऊपर भी यहाँ पे फोकस कर पाएंगे। तो ये आपका थर्ड टीयर अभी क्रिएट कर रहे हैं। अब ये एज अ एडवाइजरी बॉडी काम करेगा। वैसे 1998 में इसे पहली बार बनाया गया था, बट अभी एक बार फिर से इसे रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया है। तो वैसे पीएमओ भी इसको बना सकता है या एनएसए, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भी इसके लिए रिकमेंड कर सकते हैं। तो 16 मेंबर की ये आपकी बॉडी रहेगी। आइए अब बात करते हैं हाइड्रोजन की। तो अभी रिसर्च काफी तेजी से इंक्रीज होती जा रही है नेचुरल हाइड्रोजन के ऊपर। अब क्यों? क्योंकि ये क्लीन, लो कॉस्ट एंड अबंडेंट फ्यूल है जो कि भारत जैसे देशों के लिए काफी जरूरी रहेगा। वैसे हाइड्रोजन की बात की जाए, लाइट, ऑलमोस्ट मोस्ट अबंडेंट आपका एलिमेंट है यूनिवर्स के अंदर, कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड हाईली कंबस्टेबल है एंड ये बाय प्रोडक्ट बनता है, इसका बाय प्रोडक्ट बनता है वाटर वेपर्स। तो वैसे तो स्टीम, मिथेन, रिफॉर्मिंग से आप इसको प्रोड्यूस कर सकते हो, जैसे ब्लू और टर्कोइस आप ये कह सकते हो कि हाइड्रोजन की कैटेगरी में डाल देते हो। इलेक्ट्रोलिसिस में आप किस तरह का लाइक यूज कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी के लिए सोर्स, उसके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे पिंक हाइड्रोजन हो सकती है, न्यूक्लियर एनर्जी को यूज कर रहे हो। रिन्यूएबल एनर्जी को यूज कर रहे हो तो आपकी
ग्रीन हाइड्रोजन हो सकती है, तो ये भी होती है। देन कोल गैसिफिकेशन, अब इसमें जो हाइड्रोजन आप जनरेट कर रहे हो तो कहीं ना कहीं वो पोल्यूशन क्रिएट कर रही है, तो ये ग्रे हाइड्रोजन में आ जाता है। तो ऐसे बायोमास आपके माइक्रोबियल से भी एंड जियोलॉजिकल एक्सट्रैक्शन के थ्रू भी आप इसे क्रिएट कर सकते हो। तो डिपेंडिंग अपॉन क्या सोर्स है, जैसे नेचुरल सोर्स है तो वाइट है, ग्रीन सोर्स रिन्यूएबल एनर्जी का है, पिंक न्यूक्लियर एनर्जी का है, ऐसे ही ब्लू हाइड्रोजन नेचुरल गैस का, एंड नेचुरल गैस का ही आपका टर्क्वाइज भी होता है। इसमें कार्बन सिक्वेंस्ट्रेशन कर रहे हैं हम, उसमें नहीं कर रहे हैं, बस उतना ही फर्क है। तो कहते हैं कि भाई अभी इंडिया ने एक जियोलॉजिकल मतलब यूएस ने एक जियोलॉजिकल सर्वे मॉडल तैयार किया, जिसमें उन्होंने ये कहा कि भाई अगर आप 2% भी जो हाइड्रोजन मिल रहा है आपको नेचुरल गैस रिजर्वायर में, आप उसको 2% को भी अगर एक्सप्लॉइट कर लेते हो ठीक से, तो तकरीबन आपकी मेजॉरिटी जो एनर्जी क्राइसिस है आप उसको दूर कर पाओगे। तो कहते हैं कि भाई इंडिया में हमने नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को स्टार्ट किया, जिसमें 6200 गीगावाट का इलेक्ट्रोलाइजर कैपेसिटी को हम बिल्ड करना चाहते हैं। 125 गीगावाट जो रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी जो है उसको हम टारगेट को अचीव करना चाहते हैं, जिससे 1 लाख करोड़ से ज़्यादा हम अपने इंपोर्ट बिल्स को सेव कर पाएंगे और 6 लाख से ज़्यादा जॉब क्रिएट कर पाएंगे। एंड यहाँ पर 8 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट हम इसमें करेंगे। अभी के लिए एटलीस्ट हम 5 मिलियन मीट्रिक टन ग्रीन हाउस गैस ये ग्रीन हाइड्रोजन को क्रिएट करना चाहते हैं। आगे चलकर एनुअली 50 मिलियन मीट्रिक टन तक हम जाना चाहते हैं। तो कहते हैं इंडिया के अंदर आपका अंडमान धारवाड़ जो एरिया है, विंध्यास, आपका कुडुप्पा, गोंडवाना, छत्तीसगढ़, इन एरियाज में आपको ज्यादातर पॉसिबिलिटी है कि ये आपको मिल जाएंगी। अब देखो ये आपके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है। आप क्या करिए, मैं साइड हट जाता हूं, आप वीडियो को पॉज कीजिए और इनका करेक्ट आंसर मुझे बताइए। आपने कमेंट सेक्शन में इनका आंसर बताना है। एंड ये दूसरा क्वेश्चन है आपका, इनके जो करेक्ट आंसर होंगे वो मैं आपके साथ कल डिस्कस करूंगा कल की क्लास में। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया हो। तो चलते हैं, मिलते हैं कल। धन्यवाद।